बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक नया रूप देखने को मिला है। आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा नेता बन जाता है तो वह काम करवाने के लिए फोन पर ऑर्डर देते हैं। जी हाँ, फोन पर ऑर्डर देकर के काम करवाते हैं। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक छोटा सा काम के लिए खुद ऑफिस जाने के लिए समझा। चाहते थे वो फोन पर भी कोई भी काम करवा सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव का ये रूप देख करके सब लोग हैरान रह गए। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की बेटी पैदा हुई है। अपनी बेटी की जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तेजस्वी यादव ऑफिस पहुंचे थे। जहां आप सोच सकते हैं कि कोई अगर छोटा मोटा नेता बन जाता है तो वे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए फोन पर ऑर्डर देते हैं और जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करते। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की इस रूप को देख करके लोग हैरान रह गए और लोग कह रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी खुद से ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफिस आए हैं। जी आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल राजधानी पटना के पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। जहां इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी मौजूद थी। तेजस्वी यादव लगभग 1 घंटे तक पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी बैठक से भाजपा डरी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बच्चे के पहचान पत्र बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस आए हुए थे, उनका जन्म प्रमाण पत्र दिया हुआ है तो फिर उसी को लेकर के हम आए थे। यानी कि तेजस्वी यादव अपनी बेटी की जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए आए हुए थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरा अपना खुद का कोई काम नहीं बल्कि बच्ची का ही काम था। मेरा पासपोर्ट तो कोर्ट में जमा है, जो बच्ची का काम था उसको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। वहीं पर विपक्षी दल की बैठक को लेकर के जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि भाजपा इसका मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई बहाली नहीं है, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है तो फिर चुनाव की क्या ज़रूरत है। ये सब बेकार की बात है, उनको कहने दीजिए ना, वो लोग तो डरे हुए हैं 2024 को लेकर के। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा वाले लोग तो अभी कर्नाटका हारे हैं, जब उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे थे, आने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हारेंगे, इसके बाद दिल्ली और झारखंड भी हारेंगे, चिंता मत करिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीमांचल दौरे पर रवानगी से पहले सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे डाली है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में 14 विरोधी दलों के गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार को चेहरा होगा, ये घोषणा करके इलेक्शन में जाएं। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो चिप्पी की तरह है जो पंचर बन करके काम कर चलता है। नीतीश कुमार पर बरसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चरित्र और इतिहास को हर कोई जानता है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित होने पर भी चुटकी ली और कहा कि एक मीटिंग होने से पहले 3 बार तारीख बदली जाती है, लिहाजा भविष्य में क्या होगा ये सभी जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की महिला बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा पर कॉलेज प्रशासन से रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं। जी हां, बिहार बीजेपी के विधायक है रश्मि वर्मा, उन पर टीचरों से रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी बुधवार को विधायक के विरोध में उतर गए। जी हाँ, ये मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज का है, जहां क्षेत्र से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा पर टीपी वर्मा कॉलेज के शिक्षकों ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के कॉलेज प्रशासन और फिर सभी टीचर ने विरोध किया और शिकारपुर पुलिस थाने में रश्मि वर्मा के खिलाफ आवेदन दिया। जब वही कॉलेज के टीचर का कहना है कि बीएड का इंटरनल एग्जाम हो रहा था, जब उसी वक्त जब नहीं थे तो फिर प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में विधायक रूप में पहुंच गई। उन्होंने कॉलेज कर्मियों को नौकरी खाने की धमकी दी और फिर कार्य में हस्तक्षेप किया। शिक्षकों के अनुसार बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा बीते 1.5 साल से रंगदारी मांग रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। किशनगंज में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा
जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। किशनगंज पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में नामांकन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। वहीं पर किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेगनू ने बताया है कि मोहम्मद अली सिद्दीकी और काजी तौसीफ इस्लाम के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद मामले का अनुसंधान पुलिस के द्वारा किए जाने के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एसपी ने बताया है कि जांच के क्रम में पता चला है कि अभियुक्त द्वारा पहले भी कई लोगों से मेडिकल कॉलेज में दाखिला करने के लिए फर्जीवाड़े करके ठगी किया जाता था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद अली सिद्दीकी को किशनगंज बस स्टैंड से गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी ने बताया है कि काजी तौफीक इस्लाम के खातिम को फ्रीज करवा दिया गया है एवं कुछ पैसे वापस दिलवाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि एक आईएएस है जिसका नाम है नियाज खान, जो उन्होंने मुसलमानों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है, मुसलमानों को हिदायत दी है। जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नियाज खान अक्सर इंटरनेट मीडिया पर ऐसी पोस्ट लिखते रहते हैं जो सार्वजनिक चर्चाओं में आ जाता है। उन्होंने हाल ही में फिर से एक ऐसा ट्वीट किया है जो अब वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने मुसलमानों को गौरक्षक बनने, इस्लाम में मंत्राण न करने, सहकार अपनाने और ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखने की सलाह दी है। जब गुरुवार सुबह एक ट्वीट करके नियाज खान ने लिखा है कि मुस्लिम भाई भी गौरक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म ना बदलवाएं, जबरन धर्म बदलना इस्लाम में प्रतिबंधित है। अगर सहकार अपना सके तो फिर ये एक बेहतरीन प्रयास होगा, या फिर सहकारी बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। हर मुस्लिम भाई ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखें। आपको बता दें कि नियाज खान उपन्यासकार भी हैं, जहाँ उनके 8 उपन्यास प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका पिछले उपन्यास ब्राह्मण द ग्रेट उपन्यास काफ़ी चर्चा हुआ था, जहाँ इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण का सुपर ब्रेन होता है, जहाँ उन्हें हर फील्ड में बौद्धिक नेतृत्व दे दिया जाए, सलाहकार बनाया जाए तो फिर देश के भीतर चीज़ें बेहतर हो सकती है, क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए 10 जिलों में अस्थायी और 18 जिलों में अस्थायी आश्रय स्थल बनेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ के दौरान विस्थापित लोगों के द्वारा बाढ़ राहत शिविर में शरण लिया जाता है। जब राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के राहत कोष से 10 जिलों में 100 अस्थायी बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण हो रहा है। प्रति यूनिट की लागत 1 करोड़ रुपए है। 56 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जहाँ 29 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही बाढ़ के दौरान जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन विभाग ने 28 जिलों को दिशा निर्देश भेजा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, सीवान, खगड़िया, सारण, गोपालगंज, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, किशनगंज, अररिया, मुंगेर को जोड़ा गया है। इन सभी जिलों में हर साल बाढ़ की आशंका रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में एक अनोखा विवाह का मामला सामने आया है, जिसको जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। छपरा में सोमवार की शाम प्रेमी जोड़े ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को साक्षी मानते हुए एक दूसरे से अंतरजातीय विवाह कर लिया है। जहाँ बिहार के सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के मीरपुर जुआ गांव में एक युवा जोड़े ने अनोखे तरीके से शादी करके लोगों के बीच एक मिसाल कायम की है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को साक्षी मान करके युवा जोड़े स्वीटी भारती और अर्जुन कुमार ने गांव के शिव मंदिर के प्रांगण में सभ्य समाज निर्माण मंच और जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले शादी कर ली। इस शादी को सही मायनों में प्रेमी युगलों के दहेज मुक्त आदर्श विवाह के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति के बाद ये तय हो गया है कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में 23 जून को होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने इसकी सहमति दे दी है। इसकी घोषणा बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की है। जदयू के सांसद ललन सिंह ने कहा है कि पहले ये बैठक 12 जून को होनी थी, लेकिन कुछ नेताओं के अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण ये बैठक स्थगित कर दी गई थी। उन्होंने कहा है कि अब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता खड़गे, राहुल गांधी के अलावा इस
बैठक के लिए एनसीपी के नेता शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वामपंथी दलों के नेताओं में डी राजा, सीताराम येचुरी और फिर दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि देश में आज अघोषित आपातकाल लागू है। इधर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश की जो स्थिति है उसमें लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है तथा संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे में भाजपा को हटाने के लिए हम सब एक साथ बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में एक तरफ जहां मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार है, तो फिर वहीं बिहार इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। जून के पहले हफ्ते की गर्मी ने राज्य के 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार के 38 में से 29 जिले इन दिनों हीट वेव की चपेट में हैं। जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना के अलावा पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज जिले में भीषण हीट वेव रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भागलपुर, भोजपुर, जमुई, वैशाली समेत 19 जिलों में हीट वेव देखने को मिली है। इन जिलों में 13 से लेकर के 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने के साथ ही 10 जिले ऐसे रहे जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बिहार के सभी जिलों में तापमान 41 डिग्री के पास बना हुआ रहा, जब बिहार के किसी भी जिले में गर्मी से राहत देखने को नहीं मिली है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी यानी कि आज 9 जून को भी पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत कुल 11 जिलों में सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी पटना समेत नवादा, भोजपुर, सारण, नालंदा, सहरसा, वैशाली, बक्सर, बेगूसराय, रोहतास और औरंगाबाद में आज भी हीट वेव की स्थिति रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने किसी भी काम की शुरुआत की तो फिर लोग उसे पागल समझने लगते हैं। जहां वक्त के साथ उन्होंने अपने हुनर को तराशा और फिर समाज में अलग पहचान बना ली। अभी हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले युवक राजेश कुमार सुमन की, जिन्हें लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जानते हैं। जहां ढरहा गांव के रहने वाले युवक के पहल की पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। दरअसल वह ऑक्सीजन बचाओ यात्रा मुहिम के तहत लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। राजेश कुमार सुमन की मुहिम चलाने का मकसद है कि लोग ऑक्सीजन बचाएं। गौरतलब है कि सुमन के मुहिम से कई लोग इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने उनका एक स्लोगन भी लिख डाला है और वह स्लोगन है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। या शादी और फिर समारोह वाले कार्ड पर छपा करके एक दूसरे को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि राजेश कुमार को ये मुहिम चलाने की प्रेरणा कहां से मिली, ये सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि जब वो छोटे थे तो फिर उनके पिता ने बताया था कि जमीन पर 33% जंगल होना चाहिए, जो कि अब 21% ही बच गया है। जब अपने पिता की बात के बाद से राजेश पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने लगे हैं। यह परिवार और गाँव में लोग ये मानते हैं कि खास मौके पर घर का सबसे बड़ा बच्चा अगर पौधा लगाते हैं तो फिर पौधे की ग्रोथ जल्दी होती है। जब परिवार और गांव की मान्यता को देखते हुए और फिर घर का सबसे बड़ा बच्चा होने की वजह से राजेश ने जनेऊ मुंडन, जन्मदिन जैसे अवसर पर पौधे लगाए। इस तरीके से उनकी रुचि बढ़ती गई और वे शादी और फिर अन्य समारोह में तोहफे के तौर पर पौधा भेंट करते हैं। दोस्तों, आपके लिए अब एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि आप भी अपने घर में मसाले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो मसाला ओरिजिनल है या फिर मिलावटी है? आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो मसाला आ रहे हैं वो मसाला कहीं मिलावटी तो नहीं है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसकी शुद्धता की पहचान के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि अपने देश यानी कि भारत के मसालों तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलावट भी मसाले में ही देखने को मिलता है। दरअसल मसालों के बारे में आम इंसान को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए मसालों में मिलावट करना आसान हो जाता है और मिलावटखोर मसालों में मिलावट कर देते हैं। आमतौर पर देखें तो मिलावटखोर काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते हैं, तो फिर लाल मिर्च में रंग वाला पाउडर, और बहुत से लोग तो अधिक मुनाफे के चक्कर में लाल मिर्च पाउडर में ईंट पीस करके भी मिला देते हैं। जहाँ ईंट उसको पीस करके टुकड़ा करके मिला देते हैं, मिर्च बना देते हैं उसका, जो आपके सेहत के लिए जहर बन जाता है। जी हाँ, वैसे ही धनिया पाउडर में तरह तरह के पत्तों की मिलावट करते हैं। जहाँ हल्दी में पीला रंग, तो फिर जीरा में झाड़ू वाला जीरा मिला देते हैं। अभी हम आपको वैसे मसालों के बारे में बता रहे हैं जिनमें मिलावट का स्तर सबसे ज़्यादा है। आमतौर पर मिलावटखोर लगभग सभी मसालों में मिलावट की तरकीब निकाल लेते हैं, मगर सबसे ज़्यादा मिलावट होती है लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, दालचीनी और काली मिर्च में। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि लाल मिर्च में लाल रंग, लाल ईंट या
कबेलू का बारीक पिसा पाउडर मिला दिया जाता है। वहीं पर अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में मेटानिल एलो नामक केमिकल मिला दिया जाता है, जहां इससे कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। मिलावटखोर धनिया पाउडर में कई तरह के खरपतवार और फिर पत्तों को बारीक पीस करके मिला देते हैं और इसके अलावा इसमें आटे की भूसी को भी मिला दिया जाता है। दालचीनी में अमरूद की छाल की भी मिलावट धड़ल्ले से होती है, जबकि काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दिया जाता है। ये मिलावटी मसाले सिर्फ आपके खाने का स्वाद ही नहीं बिगाड़ते हैं, बल्कि आपके सेहत पर भी खतरा बन जाता है। इसलिए इन मिलावटों को नजरअंदाज करना आपको बेहद जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते साल 2 अक्टूबर से बिहार के अलग अलग जिलों में जन सुराज पदयात्रा कर रहे हैं। फिलहाल समस्तीपुर में स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा स्थगित है। वह हर दिन बयान जारी करके अलग अलग पार्टियों के नेताओं को घेर रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव सब पर हमलावर हैं। बीते मंगलवार की देर शाम बयान जारी करते हुए प्रशांत किशोर ने 4 शब्द कहकर के नीतीश सरकार के लिए बड़ी बात कह दी। जब प्रशांत किशोर का बालू और शराब माफिया पर एक बड़ा बयान आया है। दरअसल ईडी की टीम की ओर से 5 जून को जेडीयू एमएलसी राधाचरण सिंह, आरजेडी नेता पुंज कुमार सिंह समेत दोनों ही पार्टियों के कई नेताओं के ठिकानों पर की गई छापेमारी की कार्रवाई की चर्चा खूब हो रही है। इस बारे में आम जनता के बीच से ये बात निकल करके सामने आ रही है कि आखिरकार कई सालों से बिहार में तेजी से फल फूल रहे इस अवैध व्यापार की पोल अब देर सवेर खुल ही रही है। जब वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हितों को लेकर के की जा रही इस तरह की अनदेखी पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में बीते 5 से 7 सालों में 2 नए उद्योग तेजी से फल फूल रहे हैं। एक है शराबबंदी से जुड़ा हुआ शराब माफिया और दूसरा है बालू माफिया। ये दोनों उद्योग आज से कुछ सालों पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे, जब बालू के अवैध खनन से आज हजारों करोड़ रुपए की लूट हो रही है, जिसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक सब मिले हुए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में पुल गिरने को लेकर के सियासत तेज है। बीजेपी इसके लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ओडिशा रेल हादसे पर कितने केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, ये बताना चाहिए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो लोग भागलपुर गंगा पुल के गिरने के मामले में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से इस्तीफे मांग रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि देश में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? अगर केंद्र के मंत्री या फिर प्रधानमंत्री इस सबसे बड़े रेल हादसे पर गंभीरता दिखाते तो उन्हें संवेदना प्रकट करते हुए इस्तीफा देना था, लेकिन भाजपा के नेता इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं और भागलपुर हादसे पर इस्तीफे मांग रहे हैं। श्रवण कुमार ने कहा है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही इस देश में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है। ऐसे में देश में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई है तो फिर पीएम मोदी को घटना पर बोलना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों में ममता समाप्त हो चुकी है, इनसे मानवता को शर्मसार हो गई है। इस हादसे में जो लोग हताहत हुए हैं उनके लिए सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उनकी फसलों को समय पर पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने किसानों के हित में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को बम्पर सब्सिडी देने का प्लान बनाया है। यह सरकार का मानना है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने से फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी, इससे किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। दरअसल पानी का एक एक बूंद बर्बाद ना हो, इस नीयत से बिहार सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत की है। जहाँ उनका मानना है कि ट्यूबवेल से डायरेक्ट सिंचाई करने से पानी का दोहन ज्यादा होता है, साथ ही पौधों की जरूरत तक उचित मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है, इससे पैदावार प्रभावित होती है, जबकि सिंचाई की ये विधि अधिक खर्चीला भी है। ऐसे में अगर किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत प्लांट लगा करके पौधे को पानी देते हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। यही वजह है कि सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को बम्पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। अगर आप इसके लिए अधिक जानकारी चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसान हैं और इसके लिए अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिला से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि मुंगेर जिला में 3 पंचायतों में 65 फीट नीचे पानी चला गया है, जब पीने के लिए पानी नहीं निकल रहा है। जब बिहार के मुंगेर जिला के 3 पंचायतों में 65 फीट पीने का पानी नीचे चला गया है। जहाँ जिले की 3 पंचायत रेड जोन घोषित कर दिया गया है। 300 से भी अधिक चापाकल यहाँ पर पानी नहीं दे रहा है, जब टैंकर से यहाँ पर पानी पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंगेर जिले में लगातार जमीनी जलस्तर नीचे जा रहा है।
पिछले साल की तुलना में इस साल जमीनी जलस्तर करीब 1.5 फीट ज़्यादा नीचे चला गया है। गिरते जलस्तर के कारण प्रशासन ने जिले के 3 पंचायतों को रेड जोन घोषित कर रखा है। इन 3 पंचायतों में श्रीमतपुर, शंकरपुर तथा मय शामिल है, जहां जमीनी जलस्तर 65 फीट से भी ज़्यादा नीचे चला गया है। इस कारण यहाँ पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसके साथ ही जिले से गुजरने वाली पहाड़ी नदियाँ और तालाब के सूखने से मवेशियों को भी पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कई नदियाँ सूख गई है। इस कारण मवेशियों के रखरखाव में किसानों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जल संरक्षण के लिए बनाई गई जल जीवन हरियाली योजना नहीं हो रही है। जमीनी जलस्तर को संरक्षित करने के लिए सरकार की जल जीवन हरियाली योजना में मुंगेर में तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं दिख रहा है। डीडीसी संजय कुमार की माने तो जल संरक्षण के लिए बनाए गए तालाब, कुएं आदि बारिश नहीं होने के कारण सूख गए हैं। पहाड़ी नदियां सूख गई है। यहाँ तक कि झील का पानी भी काफी कम आ रहा है। हर घर नल जल पर ही लोगों के आश्रित रहना पड़ रहा है। इधर भीषण गर्मी के कारण क्षेत्र के सभी नदी एवं बांध सूख गए हैं। वहीं क्षेत्र के अधिकतर पोखर एवं तालाब भी सूख गए हैं। नदी, बांध एवं पोखर सूख जाने से मवेशियों को पानी पीने एवं स्नान करने में पशुपालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आहर, पैन और नदियां सूखी पड़ी है। जिले में 9000 से भी अधिक चापाकल हैं, जिसमें 312 चापाकल का वाटर लेवल नीचे चले जाने से पानी देना बंद कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के लिए 5 सीटों की मांग की थी। जब से 5 सीटों की मांग की गई थी, तभी से बिहार के सियासी गलियारों में गर्माहट है। आज जीतन राम मांझी के साथ हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, पार्टी के कई नेता समेत सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 5 सीटों की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, महागठबंधन सरकार में 1 मंत्री पद की भी मांग कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने मांझी और फिर अन्य पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है। हालांकि मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुलाकात को जनता के हित के लिए बताया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सीटों की बात को लेकर के नहीं गए थे, बल्कि क्षेत्र की समस्या को लेकर के सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक में राजनीति से जुड़ी हुई बातें तो हुई ही। वहीं पर मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि सीटों को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार से बात हुई है, लेकिन समय आने पर सब बता दिया जाएगा। हमने सीटों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रखी है। आज हमारे बीच सकारात्मक बातें हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि आगामी 22 जून को धान रोपने के लिए उपयुक्त आर्द्र नक्षत्र शुरू हो जाएगा। जब पर बिहार में मानसून आने में अभी भी देरी है। बिहार में इसकी दस्तक जून के तीसरे हफ्ते तक संभावित है। मानसून में देरी होने से बिहार में लू और प्रचंड गर्मी होती जा रही है। गर्म लपट के थपेरे ने लोगों को घर में कैद कर दिया है। भयंकर गर्मी की इन परिस्थितियों ने न केवल आम जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि खेती के लिए संकट खड़ा कर दिया है। जून में बिहार के अधिकतर जगहों पर उच्चतम तापमान लगातार 9 दिन से 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार के मुताबिक हीट वेव लू की इतनी लंबी समयावधि पिछले समय से नहीं देखा गया है। ये दौर मानसून आने से पहले तक जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया है कि हीट वेव की परिस्थितियों के चलते गर्मियों में बोई जाने वाली सब्जियों की फसल को बचाने के लिए सिंचाई की मांग बढ़ती जा रही है। इससे सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी प्रबंध करने की आर्थिक लागत बढ़ेगी। पशुओं के लिए चारा संकट खड़ा होने से दूध की किल्लत बढ़ सकती है। सबसे अहम है कि धान का बिचड़ा सफल नहीं हो पा रहा है। खेती के लिए भूजल स्तर दोहन में अप्रत्याशित इजाफा हो रहा है। इससे भूजल स्तर और फिर नीचे जाने की संभावना है। ऐसे में किसान को चाहिए कि सिंचाई का साधन हो तो फिर बिचड़ा लगाएं। सिंचाई का प्रबंध नहीं है तो फिर बिचड़ा लगाने के लिए अभी इंतजार करें। दोस्तों, बात करते हैं कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। बिहार में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की तैयारियां जोरों पर है। महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल है, लेकिन मुकेश सहनी की वीआईपी पर सबकी नजरें बनी हुई है कि मुकेश सहनी किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि 25 जुलाई को मुकेश सहनी घोषणा करेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव में वे किसके साथ गठबंधन करेंगे। उसी दिन तय होगा कि मुकेश सहनी महागठबंधन में जाएंगे या फिर घर वापसी करके बीजेपी के साथ रहेंगे। हालांकि अभी उन्होंने कहा है कि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। विकासशील इंसान पार्टी अभी बिहार में
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। यह पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी राज्य के विभिन्न इलाकों का ताबड़तोड़ दौरे करने में जुटी हुई है। इस बीच पार्टी ने अगले महीने 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर पटना में एक भव्य कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी द्वारा किस गठबंधन के साथ जाएंगे उसकी घोषणा करने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बेटी और जमुई सीट से दूसरी बार सांसद बने चिराग पासवान 2024 के चुनाव में अपने पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की माने तो चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि इस बार वे बीजेपी से गठबंधन में हाजीपुर की सीट अपने लिए मांगेंगे। इससे एक साथ दो शिकार होगा। जब पहला तो पासवान परिवार के लिए सेफ हाजीपुर सीट से चाचा पशुपति पारस की विदाई हो जाएगी और दूसरा पारस किसी और सीट से लड़े तो फिर उनकी हार का खतरा बना रहेगा। आपको बता दें कि बिहार की 40 में 6 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, जिसमें हाजीपुर और जमुई के अलावा समस्तीपुर, सासाराम, गया और गोपालगंज शामिल है। यह 6 एससी रिजर्व सीटों में 3 पर चिराग पासवान का परिवार का ही कब्जा है। जमुई से चिराग पासवान खुद सांसद हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद है, जिन्होंने पार्टी के 6 में से 5 सांसद तोड़ करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली है और नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री बन गए हैं। जब समस्तीपुर से चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद है। बाकी 3 सीटों में 1 बीजेपी और 2 जदयू के पास है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बयान जारी कर दिया है। जो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के दिए गए बयान पर निशाना साधा है। बाबा की भविष्यवाणी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे बाबा को कुआं में उठा करके फेंक देना चाहिए। ये कहना है पप्पू यादव का। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने संवेदनहीनता की हद पार कर दी है। वे कभी खुद को हनुमान तो कभी कृष्ण कहते हैं। ऐसे लोग दुखद घटना पर गंदा खेल खेलते हैं। या इस तरह की घटना पर ऐसे बयान देने वाले बाबा को पाप लगेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा को पहले से पता था कि रेल हादसा होने वाला है तो फिर उन्होंने लोगों को मरने क्यों दिया। ऐसे बाबा को कुआं में उठा करके फेंक देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि उसे रेल दुर्घटना के बारे में पता था, तो फिर उनको जब ये चीज़ पता था तो फिर उन्होंने इसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया। दरअसल आपको बता दें कि ओडिशा बालासोर में हुए रेल हादसे के बारे में जब धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछा गया था तो जवाब में उन्होंने कहा था कि दुर्घटना की जानकारी पहले से ही मुझे हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से महाभारत की जानकारी भगवान कृष्ण को था पर वह महाभारत को रोक नहीं पाए थे, उसी तरीके से हादसे की जानकारी मुझे भी हो गई थी पर मैं रोक नहीं सकता था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में जमीन और फ्लैट आदि की खरीद बिक्री के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ये पहल बिहार के जमीन फ्लैट के निबंधन में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए की गई है। फिलहाल ये व्यवस्था पटना सदर, दानापुर और पटना सिटी के निबंधन कार्यालयों में शुरू हुई है। लेकिन जून के अंत तक बिहार के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में यानी कि रजिस्टर्ड कार्यालयों में आधार सत्यापन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था से जब किसी व्यक्ति के नाम पर कितने ज़मीन मकान है ये छिपाना आसान नहीं होगा। आधार नंबर के जरिए इसका पूरा डाटा सरकार के पास होगा। नई व्यवस्था के तहत जमीन फ्लैट के निबंधन से पहले क्रेता और फिर विक्रेता दोनों का आधार से सत्यापन किया जाएगा। जमीन के दस्तावेजों के आधार की जानकारी तो देनी होगी, उंगलियों के निशान को लेकर के इसका सत्यापन भी किया जाएगा ताकि जमीन बेचने या फिर खरीदने वालों की सही पहचान हो सके। इसके लिए आधार के डेटाबेस से नाम आदि का मिलान किया जाएगा। कई बार गवाह के जरिए दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके भी फर्जीवाड़ी तरीके से जमीन या फिर फ्लैट की खरीद बिक्री करने के मामले सामने आते रहे हैं। नई व्यवस्था से इस पर अंकुश लगेगा। केंद्र सरकार ने रजिस्ट्री में बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने और फिर फर्जीवाड़े रोकने के लिए भी राज्यों को आधार सत्यापन से इसे जोड़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद विभाग ने पहले इसे 1 जनवरी से लागू करने की योजना बनाई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा अध्यापक नियमावली 2023 पर दिए गए बयान को लेकर के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर ठप होगी तो फिर इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सरकार जब तक नई नियमावली को वापस नहीं लेती है और फिर बिना शर्त शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्यकर्मी घोषित नहीं करती है तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं पर शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि नई अध्यापक
व्यापक नियमावली से लाखों युवा बेरोजगार रहेंगे और शिक्षकों पर नई शर्त लादना बेईमानी होगी। जब वहीं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया है कि आखिर वे शिक्षक अभ्यर्थी के करियर से खिलवाड़ करके किस बात की सजा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि 8वें चरण से आयोग द्वारा परीक्षा लेकर के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाती तो फिर शिक्षा के गुणात्मक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराब से मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे को लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जब बिहार में अब शराब से जान जाने के बाद मृतकों के परिवार वालों को बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स से भी मुआवजा मिल जाएगा। जब सरकार ये मुआवजा जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद देगी। इस बात की जानकारी मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। जब मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब पीने से मृतकों के निकटतम परिवार वालों को मुआवजा देने की प्रक्रिया सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। मुआवजे की घोषणा के बाद जिन मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है उनके निकटतम परिवार वालों को आसानी से मुआवजा राशि मिल जाएगा। वहीं घोषणा से पहले इस मामले में जिन मृतकों का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है जहां उनके परिवार वालों को जांच प्रक्रिया के बाद मुआवजा राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के मामले में भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। जब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि IIT रुड़की की टीम ने पूरे पुल को तोड़ करके नया पुल बनाने की अनुशंसा की है। IIT रुड़की ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पुल के डिजाइन में ही डिफॉल्ट होने के कारण उसके पिलर भार नहीं सह पा रहे हैं। जब पुल को पूरी तरीके से तोड़ करके नई डिजाइन पर पुल बनाने की ज़रूरत है। मिली जानकारी के अनुसार IIT रुड़की की रिपोर्ट का पथ निर्माण विभाग की एक्सपर्ट अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल पुल का सुल्तानगंज की तरफ से एक हिस्सा गिरने के बाद IIT रुड़की को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अब इसकी पूरी रिपोर्ट IIT रुड़की ने सरकार को सौंप दी है। मिली जानकारी के अनुसार संस्थान ने मंगलवार रात राज्य के पथ निर्माण विभाग को रिपोर्ट सौंपी है। जहां सड़क निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा है कि हम IIT रुड़की द्वारा की गई जाँच के बिंदु पर चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे की सिफारिश करेंगे। जहाँ हम जल्द ही एक नया पुल बनाने के लिए एक नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसका निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। हालांकि अधिकारी ने रिपोर्ट के विवरण को सार्वजनिक रूप से साझा करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि रोहतास जिले में इस बार बारिश नहीं होने के कारण अधिकांश नदियां सूख गई है। सोन नदी को छोड़ करके बचे हुए अन्य नदियों में पिछले 2-2.5 माह से पानी नहीं है, जिससे जिले में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जहां आम लोगों से लेकर के जानवर तक को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। हालात ये हो गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों की नदियों में धूल उड़ रही है। मवेशी और जंगली जानवर पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि नहरों में पानी छोड़ने के कारण मैदानी भागों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कैमूर पहाड़ी से सटे प्रखंडों रोहतास, नौहट्टा, चेनारी और शिव सागर में पहाड़ी भागों में जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। बताया जाता है कि पहाड़ी भागों में पिछले 2 माह से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ जल स्तर करीब 54 फीट तक नीचे चला गया है। हालात यही कि जब तक मूसलाधार बारिश नहीं होती है तब तक जल स्तर बढ़ने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि PHED द्वारा रोहतास प्रखंड के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गाँव में 3 टैंकर से पानी आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के एक शॉपिंग मॉल से सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति हटा दी गई है। जब मॉल में गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति लगाने पर सिख समुदाय भड़क गया था। जब पटना से लेकर के पंजाब और अन्य राज्यों में सिख समुदाय के नेताओं और फिर लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। विवाद उठने के बाद मॉल प्रबंधक ने मूर्ति को तुरंत हटा दिया है। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। इसके बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति लगा करके उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए कहा है कि यह सिख धर्म को कमजोर करने की साजिश है। जानबूझ करके सिखों की धार्मिक भावनाओं की आहत किया जा रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति समेत अन्य सिख नेताओं ने भी मॉल में गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति लगाने का विरोध किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मॉल में मूर्ति पर विवाद उठने के बाद पटना साहिब प्रबंधक कमेटी से गुरु गोविंद सिंह समेत अन्य प्रतिनिधि मॉल में पहुंचे। उन्होंने मॉल प्रबंधक के सामने सिख धर्म की भावनाएं भड़काने पर कड़ा विरोध जताया है। इसके बाद मॉल प्रबंधक ने माफी मांगी और तुरंत प्रभाव से गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति को हटा दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी
राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। जहां बिहार में तो इसको लेकर के बीजेपी विरोधी दलों का सबसे बड़ा महाजुटान होने वाला है। इधर बीजेपी भी बिहार में एक्टिव प्लान मोड में है। बीजेपी जहां खुल करके हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, तो फिर वही महागठबंधन की जाति कार्ड का जवाब देने के लिए भी तैयार है। बीजेपी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही पाले में ला चुकी है। अब उसकी नज़र मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर है। दरअसल जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। मांझी ने मांग नहीं माने जाने पर और भी राजनीतिक विकल्प है, ये भी इशारों में बता दिया है। वहीं पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का भी आना भी तय माना जा रहा है। मुकेश सहनी ने भी बीजेपी के साथ आने के संकेत दिए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों का उलटफेर किया है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा प्रत्यय अमृत को लेकर के हो रही है। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल को लेकर के अब प्रत्यय अमृत पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार ने अपने दुलरुआ अधिकारी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। प्रत्यय अमृत को आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पहले से ही पथ निर्माण विभाग और फिर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी प्रत्यय अमृत के पास है। इसके अलावा आरजेडी कोटे के बरबोले मंत्रियों के विभाग में करक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें सबसे चर्चित नाम के पाठक की है। जहाँ अभी तक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अपर मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे थे, अब शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। जब से सरकार बनी है तब से शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में हैं। यह नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती बन रहे हैं। जदयू खेमे में चंद्रशेखर के बयान को लेकर के काफ़ी नाराजगी भी रही है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में 1,70,000 से अधिक नियुक्ति होने वाला है। ऐसे में के पाठक के पास बड़ी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी आ गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि भागलपुर जिले से एक मुखिया से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मसूदनपुर थाना क्षेत्र में बेलखोरिया पंचायत की मुखिया अंजना देवी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। हथियार के साथ आए लोगों ने मुखिया के घर जाकर के रंगदारी मांगी है। मुखिया अंजना देवी ने बुधवार दोपहर मसूदनपुर थाना क्षेत्र पहुँच करके 2 आरोपियों के विरुद्ध इसकी लिखित शिकायत दी है। दिए गए आवेदन में मुखिया ने लिखा है कि मंगलवार शाम 7 बजे उनके पति ब्रजेश किशोर सिंह उनके घर के बाहर वाले बरामदे पर 4 लोगों के साथ बैठ करके कुछ काम कर रहे थे। इसी बीच 2 युवक हथियार से लैस होकर के आए और फिर उन लोगों ने 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। मामले के बारे में मुखिया ने बताया है कि दोनों व्यक्ति आपराधिक छवि के हैं और कई सारे उनके ऊपर केस भी हो चुके हैं। ऐसे में मुखिया और उनके परिवार को जान का खतरा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।